रिकॉर्डिंग ऑन कर। चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का देखो मैक्सिमम पार्ट मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ले लिया है, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट बहुत ज्यादा होता जा रहा था, मतलब बड़ा सा टॉपिक होता जा रहा था। इसकी वजह से मैंने क्या किया कि सर्कल का जो सर्कल का पार्ट है ना, मैं इसमें लिख लिया ज्योमेट्री में। थोड़ा बहुत जैसे कि अल्टरनेट एंगल होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है, कंजुगेट एंगल होता है, एडजेसेंट एंगल होता है, ये सब क्या होता है इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो आज की क्लास एकदम बिल्कुल बेसिक्स पे रहने वाली है। लाइन क्या होती है, सेगमेंट क्या होती है, रे क्या होती है, ये सारी चीजों पर आपका पहला बेसिक्स क्लास रहेगा, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि सेगमेंट क्या होता है, लाइन क्या होती है, सारी चीजें क्लियर हो जाए। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पे बेसिक्स क्वेश्चन करेंगे कि हमारा एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन एंगल क्या होता है। ये सारे एंगल्स के बारे में छोटी छोटी जो चीजें हैं इस पूरे एंगल्स के बारे में हम लोग आज की क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। ऐसा आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, चलो तो पहला मैं देखता हूँ लाइन। पहला मैं लिखता हूँ लाइन। अगर लाइन की बात करें, कोई बताया कि मुझे लाइन क्या होती है? कोई स्टूडेंट बताएगा? लाइन क्या क्या होती है, कोई बताएगा? देखो पहले बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स को अगर हम मिला दें, अगर डॉट 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 बहुत सारे पॉइंट है तो वहाँ पे लाइन होती है। लाइन की लेंथ की बात करें तो लाइन की लेंथ काफी इनफाइनाइट होती है, इसलिए इसको हम लोग लाइन को ऐसे डिनोट, दोनों साइड डायरेक्शन दे देते हैं। मान लो ए एम है, ए एन, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, लाइन को हम लोग ऐसे डिनोट कर देते हैं ताकि ये लाइन का क्या डायरेक्शन जा रहा है। देखो इधर भी जाएगा, अभी अभी इधर भी जाने का इसके पास डायरेक्शन है, दोनों डायरेक्शन में लाइन अभी जा सकती है। इसका मतलब इधर कितना दूर जाएगी राइट हैंड साइड में, तो प्लस इनफाइनाइट तक जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड में कितना तक जाएगी, तो आपका क्या करेंगे, माइनस इनफाइनाइट तक जाएगी। मतलब इसकी लेंथ नहीं है, इसका फिक्स नहीं है कि चलो इतना ही बढ़िया। हम इसको लाइन को इतना बड़ा भी खींच दें तो क्या फर्क पड़ता है? क्या इसको लाइन नहीं बोलेंगे हम लोग? इसको लाइन नहीं बोलेंगे। पूरा बोर्ड इतना मैंने से क्या क्या एक लाइन ड्रा कर दिया, उसको लाइन नहीं बोलेंगे। तो दोनों को ही हम लोग लाइन क्या करेंगे बोलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों में से किसी को लाइन हम नहीं बोलेंगे। ओके क्लियर? इतना समझ में आया लाइन क्या होता है? यस सर। अब लाइन लाइन समझ में आ गया तो सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट क्या होता है? लाइन का जो पार्ट होता है, लाइन में से ही कुछ पार्ट निकाल लो आप। जैसे मान लो कि आपके पास एक केक का पूरा वो है, केक है, ठीक है ना, पूरा केक का एक कार्टून ही है, ठीक है ना। उस कार्टून में थोड़ा सा आपने काट के निकाल दिया, उसमें थोड़ा सा काट के निकाल दिया, तो जो काट के निकाले वो उसमें क्या है, पूरे केक का वो उतना सा सेगमेंट है, बस उतने सब। केक तो बहुत बड़ा था, उसमें से आपने छोटा सा पार्ट निकाला और उसी को आपने क्या बोला, सेगमेंट। यानी ये लाइन क्या बहुत बड़ी है, इस लाइन में से क्या किया आपने, छोटा सा पार्ट निकाल लिया तो उसको हो गया सेगमेंट। यानी अगर मैं इसकी बात करूं एम और एन की, ये क्या हो गया, एन। इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं डायरेक्शन होता है? क्योंकि हमने इसको फिक्स अमाउंट में कट किया। हमने जब कट किया इसको तो फिक्स अमाउंट में कट किया, ऐसा नहीं रैंडम कट कर लिया, कहीं से भी कटा। तो ऐसा नहीं एक साइड से कट कर दिया, सेकंड साइड नहीं कट किया। अगर हम उसको सेगमेंट निकालना है तो हमको एक लाइन में से इतना काट के क्या करना है, बाहर निकालना पड़ेगा। इतना पोर्शन कट करके हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। और जो इतना सेक्शन हमने कट करके बाहर निकाला है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, सेगमेंट। जिसका ये जो भी लेंथ रहेगी वो क्या होगी, फिक्स्ड होगी। वो भी क्या होगी, सेगमेंट को सेगमेंट। अरे क्या होता है, जैसे ये लाइन का सेगमेंट है, एक जगह से कट कर दो, एम से कट कर दो, एन पे रहने दो, डायरेक्शन एक साइड किसी दिखा दो। तो क्या होता है, रे रे का सबसे बेटर तरीका आप ये ऐसे दे सकते हो कि किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से कोई रे अगर ओरिजिनेट हो रही है, टर्मिनेट हो रही है या निकल रही है, कुछ भी कर रही है, एक्सप्लोर हो रही है, उसे आप क्या कहते हो, रे। रे अपने कॉमन वर्ड में सोचो कि अगर कोई लाइट है, लाइट से रे निकलती है, तो लाइट क्या उसका सोर्स पॉइंट है। लाइट क्या सोर्स पॉइंट, तो रे क्या करती है, एक डायरेक्शन में ही निकलती है, यानी कि एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में निकलती है, ठीक है ना। यानी उसको सोर्स से आगे जाती है। ऐसा नहीं है कि वो दोनों साइड तक इनफाइनाइट तक जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता।
तो सिमिलर यहाँ पे हमने इसको सोर्स ले लिया, इसके फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमने कर लिया, या आप लाइन को इधर कर लो इस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी यहाँ पे ये भी ले सकते हो, इसको भी रे बोल सकते हो, एन एम, इसको भी रे कर सकते हो, बट रे का डायरेक्शन क्या होता है, दोनों साइड नहीं होगा, एक ही साइड में होगा, उससे क्या बोलोगे आप, रे बोलोगे। तो रे सेगमेंट लाइन, ये बेसिक चीजें समझ में आई क्या आपको? रे सेगमेंट एंड लाइन, ये बेसिक चीजें क्लियर हुई क्या क्या होता है? कहीं भी प्रॉब्लम तो नहीं आएगी किसी को, रे क्या होती है, सेगमेंट क्या होती है, ये सारी चीजें कैलकुलेट करने या समझने में इसमें तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए किसी को। ओके क्लियर? ओके तो जिनको नोट करना नोट करो। क्या इनका थियरी लिखाना पड़ेगा क्या आप लोगों को, लाइन क्या होती है? इनका लिखाना पड़ेगा कि बस वो आप लोग करके समझोगे इससे? क्या बोल रहे हो आप लोग? इसको लिखाना पड़ेगा, लिखाना पड़ेगा या बस वैसे होगा? हाँ स्टूडेंट, अगर वैसे नहीं है तो आप लोग समझ लो, वैसे आप लोग लिख सकते हो, मैंने समझा दिया है, ठीक है ना, आप लिख लो, ठीक है। आपकी स्क्रीन उल्टी हो रही है। क्या हो रही है? स्क्रीन क्या सबको प्रॉब्लम हो रही है स्क्रीन में? अभी सही है? नहीं सर, हाँ स्टूडेंट, ओके सब बराबर है। ओके तो आप अपने समझने के लिए लिख लो, इसे ऐसे ड्रा कर लो, ऐसे मैंने दिखा रखा है, बाकी हो गया सर। ओके डिफिनीशन का होगा, डिफिनीशन भी हो जाएगा, बट डिफिनीशन का मुझे नहीं लगता कोई हो जाए, सर बस एक आपको मिनट, इतना समझ लेना। डन सर। सर ये एडवांस मैथ्स कौन से एग्जाम में पूछते हैं? एसएससी, सीजीएल, रेलवे, एमटीएस, सीएचएसएल, ये सारे एग्जाम में आते हैं, यूपीएससी, एमपीएससी। बैंक तो आईबीपीएस पीओ में ओके। आते हैं क्या? नहीं बैंकिंग में, बैंकिंग में नहीं आता है, पीओ में नहीं आता सर? बैंकिंग में नहीं आता है। हाँ क्या बोल रहे हो आप? आईबीपीएस पीओ में नहीं आता सर ये? देखो बैंक एग्जाम में था, बीपीएसपीओ भी होता है, एसबीआई भी होता है, क्लर्क भी होता है, आपका एसओ का भी जो फॉर्म होता है वो भी होता है, जो भी होता है, जितने भी फॉर्म होने बैंक से रिलेटेड जितने फॉर्म है उनमें एडवांस मैथ नहीं आता है, किसी भी एडवांस से, चाहे आरआरबी ले लो, चाहे बीपीएस ले लो, चाहे एसबीआई ले लो, ठीक है, आप किसी का भी ले लो, चाहे उसका क्लर्क ले लो, चाहे अकाउंटेंट का ले लो, चाहे कुछ भी, अगर अगर बैंकिंग से रिलेटेड है एग्जाम आपका है, तो उसमें ये एडवांस मैथ नहीं आता है। हाँ अगर किसी एग्जाम में स्पेशली अगर ऐसा है तो आपको मेंशन किया जाएगा, लेकिन नॉर्मली जिस एग्जाम के लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो उन एग्जाम में एडवांस मैथ नहीं आते हैं। ओके अच्छा, इसमें बैंकिंग वाले भी Okay, काफी sir. ज्यादा हैं क्या? ओके आईबीपीएस का चलो, कोलिनियर पॉइंट कर दे। कोलिनियर पॉइंट क्या होता है? कोलिनियर पॉइंट ये होता है कि बहुत सारे पॉइंट एक ही लाइन पे अगर लाई करें तो उसे हम लोग कहेंगे कोलिनियर, माने एक लिनियरली लाई करें। मतलब सपोज करो कि अगर ये अगर एक सेगमेंट दे दिया ए और बी, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट है, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड,
क्यू, इस तरह से बहुत सारे पॉइंट एक ही लाइन पे अगर लाई करते हैं तो उसे हम लोग क्या करते हैं, कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। हालांकि ये चीजें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब मैंने हम बताया सिखाया था आपको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने बताया था कि एक ही लाइन पे बहुत सारे पॉइंट अगर लाई करते हैं तो उसे हम लोग कोलिनियर पॉइंट करते हैं। मोर देन 2 लाइंस लाई करते हैं तो उनके स्लोप क्या होते हैं, इक्वल होते हैं आपस में, कि इसका स्लोप इसका स्लोप इसका स्लोप इसका स्लोप, सभी स्लोप क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बट यहाँ पे स्लोप का हमारा यूज नहीं है तो हम स्लोप का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। बट मैंने वहां पे फिर भी एक चीज को बताया था या स्लोप को रिलेटेड करके मैंने बताया था सारी चीजें। तो कोलिनियर पॉइंट क्या होती है, कोलिनियर पॉइंट ये होती है कि किसी एक ही लाइन पे बहुत सारी पॉइंट अगर लाई कर, बहुत सारी पॉइंट अगर एक ही लाइन पे लाई करती है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, कोलिनियर पॉइंट। उसे फिर क्या आता है, नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होती है, नॉन कोलिनियर पॉइंट तो वो पॉइंट होती है कि जो एक ही लाइन पे लाई नहीं करे, एक ही लाइन पे नहीं। ऐसा कर लो, मान लो कि ए है, बी है, सी पॉइंट, इसमें मान लो एम है, एन है, ओ है, पी है, क्यू है, आर है, एस है। तो ये सारे पॉइंट क्या होते हैं, देखो तो एक ही लाइन पे नहीं है, क्योंकि क्या है, एक लाइन ए बी है, एक लाइन बी सी है, यानी एक सेगमेंट ए बी है, एक सेगमेंट क्या है, बी सी है। तो आपको थ्योरी का क्लास में दिखना नहीं, तो इसलिए लाइन या सेगमेंट दोनों अभी एक ही ले सकते हो कि एक लाइन क्या ए बी है, एक लाइन क्या है, बी सी है। तो देखो ए बी लाइन पे डिफरेंट पॉइंट है, बी सी लाइन पे डिफरेंट पॉइंट है। अब कोई स्टूडेंट कहेगा सर यहाँ से लाइन गई या यहीं पे टर्मिनेट हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, इस लाइन में तो बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं हुआ है, बट उससे हमें मतलब नहीं है, उससे चेंजिंग हुआ कि नहीं हुआ हमसे उससे मतलब नहीं है। बट इतना हमें देखना है कि एक ही लाइन पे रहने रहेगा तो कोलिनियर बोलेंगे, एक लाइन पे नहीं होगा तो हम लोग कोलिनियर नहीं बोलेंगे। अब जो लोग ऐसा बोलते होंगे सर यहाँ से क्या इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो गया, तो आप एक बात बताओ, यहाँ पॉइंट पर रिफ्लेक्ट हुआ तो लाइन भी तो चेंज होगी ना। ये लाइन ये है, ये लाइन ये है, ये दो लाइन होगी ना, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, यानी एक सेगमेंट ये, एक सेगमेंट ये, दो सेगमेंट हुए, तो दो सेगमेंट पे सभी पॉइंट लाई कर रही है ना। हाँ, एम एन ओ क्या है, कोलिनियर है। एम एन ओ क्या है, कोलिनियर है। क्यों, क्योंकि ए बी लाइन पे लाई करते हैं। पी क्यू आर एस कोलिनियर है, क्यों, क्योंकि बी सी लाइन पे ही लाई करते हैं। ठीक है, इसलिए कोलिनियर है। बट अगर ये बोला जाए कि पॉइंट, अगर ये बोला जाए पॉइंट एम एन ओ पी क्यू आर एस आर कोलिनियर, तो वो सभी कोलिनियर नहीं। ठीक है ना, जैसे इसे बोल सकते हो एम एन ओ आर कोलिनियर at on line AB. Similar P, Q, R, S are collinear on line AB. But M, N, O, P, Q, R, S are non-collinear on ABC. ABC, सर AB की मतलब सेकंड वाले में बीसी आना चाहिए ना, कैसे, पी क्यू आर एस आर कोलिनियर ऑन बीसी। बीसी, बीसी वाले बीसी है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये सब इस पे कोलिनियर है, लेकिन इस पे कोलिनियर नहीं है। क्लियर हुआ, ये कोलिनियर नॉन कोलिनियर क्लियर हुआ क्या। हाँ सर। चलो इसको भी बना लो आप लोग। ये बेसिक बेसिक चीजें हैं ज्योमेट्री में, और कुछ नहीं है। आज ही क्लास में खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सर्कल स्टार्ट करेंगे। सर ये एक ही क्वेश्चन है? एक ही क्वेश्चन नहीं है, लीनियर, मैंने बोला कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या है, तो मैंने बता दिया। कहीं अगर आपको आता है कहीं ऐसे नहीं है, क्वेश्चन में इनको रहता है दिस पॉइंट आर कोलिनियर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। कोलिनियर का मतलब ये है कि वही एक ही पॉइंट पे एक ही लाइन पे लाई करते हैं।
तो ऐसा मैं नॉन कोलिनियर मतलब है कि एक ही लाइन पे नहीं लाई करते हो, डिफरेंट डिफरेंट लाइन पे लाई करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं नॉन कोलिनियर कहते हैं, ऐसा होता है। तो पॉइंट नहीं है ये, आपका यूं कह सकते हो कि एक डिफिनीशन है, ये बोल सकते हो कि एक कंसेप्ट है कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट। हो गया? यस सर। चलो एंगल की बात करें, एंगल क्या होता है? जब दो रे एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होती है, ठीक है ना, जैसे मान लो कि ए रे है ए, एक रे क्या है बी, तो कहां से एक पॉइंट क्या करते हैं हम लोग ए एंड बी, समझ में आए? तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एंगल कहते हैं। एंगल किसे कहते हैं? जब दो रे एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है, यानी दो रे ऐसे हो जाए, यानी दो रे हो ऐसे और उनके बीच में कुछ कुछ गैप होती है, गैप ही क्या बोलता है हमारा एंगल का। क्या हुआ? डार्क लिखो, दिख नहीं रहा है। और सर वीडियो भी अटक रहा है और आवाज भी अटक रहा है। ब्लर हो गया पूरा। लगता है सब बोर्ड भी ब्लर है। तो इंक में सही कर लेता हूँ मार्कर। अभी वीडियो सही है क्या आप लोगों का? तो स्टूडेंट हम लोग क्या देख रहे थे, एंगल। एंगल क्या होता है, ठीक है ना? एंगल मैंने क्या बोला कि जब हमारे दो रे एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होती हैं तो वहां पे क्या बनता है, हमारा एंगल बनता है। ओके, यस सर। इतनी बात क्लियर? चलो अब यहाँ से अगर एंगल, तो आपको समझ में आना कि कौन एंगल होता है। यहाँ पे एंगल क्या है, जिसमें मैंने ये दो रे दिखाया, एक रे, दोनों रे को दिखाया और ये क्या बोल रहे हैं, इनके बीच में जो बनाया हमारा क्या एंगल बना है। जैसे मैंने बोला ऐसे जैसे दो रे है, मतलब एक हाथ का ये रे है, एक ये रे, इनके बीच में कुछ ना कुछ गैप आ जाए तो यहाँ पे क्या कुछ ना कुछ एंगल बनता है। अगर दोनों कोलैप्स आ जाए तो एंगल क्या होता है, जीरो एंगल होता है। अब टाइप्स ऑफ एंगल चलते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल में, टाइप्स ऑफ एंगल। अब टाइप्स ऑफ एंगल में चलें, टाइप्स ऑफ एंगल क्या होता है? फर्स्ट एंगल जो होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है कि जब हमारा कोई एंगल जीरो से इन बिटवीन, एनी एंगल एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, अगर कोई एंगल ऐसा हो कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में हो तो हम उसे क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल कहेंगे। इसे क्या कहेंगे,
एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल समझ में आया? एक्यूट एंगल क्या कहते हैं कि जब हमारा कोई भी एंगल इतने 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के बीच में हो तो हम लोग क्या कहेंगे कि वो क्या होता है आपका एक्यूट एंगल होता है। क्लियर? एक्यूट एंगल, राइट एंगल, right angle when angle subtended is 90 डिग्री। जब एंगल क्या हो 90 डिग्री का सबटेंड हो उसे हम लोग क्या कहते हैं एक राइट एंगल। ये क्या हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 0। तो यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री का एंगल बना तो इसे हम लोग क्या कहते हैं राइट एंगल बोलते हैं। इसको बोल दिया राइट एंगल, इसको क्या बोल दिया एक्यूट एंगल। चलो इतना नोट करो, फिर हम लोग चलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, ये सारे क्या होता है इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। इतना नोट करो आप लोग। क्या हुआ, हो गया? सर ओ है कि 0 है? ये ओ है, ओ पॉइंट बताया मैंने, पॉइंट ओ बताया। Done. डन। अब वीडियो और वॉइस की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ना? सर वीडियो नहीं दिख रहा। अभी वीडियो नहीं दिख रहा है, अभी तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं, लिखता हूँ। ऑब्ट्यूज एंगल ये दिख रहा है? हाँ, एनी एंगल बिटवीन 0 या ऐसे बोल सकते एनी एंगल ग्रेटर देन एंगल बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री या 90 ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये क्या होता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होता है। इससे ऐसे एंगल बना दो, ऑब्ट्यूज एंगल। ए ले लो, बी ले लो, ओ पॉइंट, ये मान लो एंगल हमारा बन गया जो ऑब्ट्यूज एंगल। ये क्या होता है हमारा एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होता है। ये क्या होता है स्ट्रेट एंगल। व्हेन एंगल इज 180 डिग्री, जब एंगल 180 डिग्री होगा तब हमारा क्या बनेगा स्ट्रेट एंगल बनेगा। अगर यहाँ पॉइंट ले लें तो यहाँ पे कितना बनेगा 180 डिग्री। मतलब ये हो गया, वो हो गया, बी हो गया, ये हो गया एंगल कितना बन गया हमारा 180 डिग्री बन गया। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग स्ट्रेट एंगल। अब नेक्स्ट क्या है रिफ्लेक्ट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है एंगल बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, या एंगल ऐसे मान लो एंगल थीटा जो है 180 डिग्री से ग्रेटर होगा लेकिन 360 डिग्री से क्या होगा कम होगा। सिमिलर यहाँ पे लिख सकते हो 90 डिग्री से ये एक्स मान सकते हो
तो ये जो x है ना ग्रेटर देन x होगा, फिर 180 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट, इसको रिफ्लेक्स एंगल करेंगे, इसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। जब 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में होगा तो उसे क्या करेंगे आप लोग, रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। क्लियर? अगर इसका भी फिगर बनाना तो बना लो, रिफ्लेक्स एंगल ये बना लो। ये जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ओ हो गया, इसे आप क्या कहोगे, रिफ्लेक्स एंगल। समझ में आया? ये तीनों एंगल समझ में आया? रिफ्लेक्स सर एंगल, रिफ्लेक्स एंगल बताइए ना एक बार। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जो 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। तो वही मैंने दिखाया कि रिफ्लेक्स एंगल देखो यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बनेगा ये क्या बनेगा, देखो 180 डिग्री से एंगल ये बड़ा है, लेकिन 360 डिग्री से एंगल कम है। क्यों? क्योंकि 360 डिग्री जब आता है, जब ये भी लाइन यहाँ ओवरलैप हो जाती है, 360 डिग्री के इक्वल हो जाता है। समझ में आया? तो देखो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से Hello, ग्रेटर होता है, 180 डिग्री से कम होता है। हाँ जी बोलो ना। रिफ्लेक्ट एंगल यूसेज क्या रहता है मोस्टली? यूसेज यू फेज मतलब क्या बोल रहे हो? मोस्टली कौन सा एंगल से यूज होएगा सर? इट्स अ कंपास। जैसे आप ऑब्ट्यूज, इसका नाम है, जैसे क्या होता है कि अब जैसे आप क्या करते हो, 90 डिग्री से ग्रेटर होता है, 180 डिग्री से कम होता है, तो उस एंगल को क्या करते हो आप लोग, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, राइट है क्या? जैसे बोल दिया इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इन ऑब्ट्यूज, हेलो। हेलो, ठीक है ना? हाँ सर। तो उसी तरह से आप ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज बोल दिया है कि वन एंगल इज ऑब्ट्यूज या समथिंग, कहीं पे भी वन एंगल ऑब्ट्यूज बोल रहा है। अब कोई फिगर का एक एंगल ऑब्ट्यूज बोल रहा है तो आपको इतना समझ में आएगा कोई एंगल कितना 90 डिग्री से ग्रेटर होगा, 180 डिग्री से कम होगा, इसी बीच में एंगल आएगा। अगर कोई बोल दिया स्ट्रेट एंगल है तो आपको समझ में आएगा 180 डिग्री। अगर सेम चीज क्वेश्चन में बोल रखा है कि एंगल में इज रिफ्लेक्स एंगल, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो एंगल कितना 180 डिग्री से ग्रेटर होगा, 360 डिग्री से कम होगा, यानी 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच का एंगल होगा। तो जब क्वेश्चन में स्टेटमेंट में जब रिफ्लेक्स का नाम देगा तो आपको समझ में आएगा अच्छा रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, तो आपको वहां पे आना चाहिए। क्योंकि अगर जैसे आपने 180 डिग्री तक का नाम दिया ना ऑब्ट्यूज एंगल, लेकिन 180 डिग्री के ऊपर वाले एंगल का नाम क्या दे रहे हो, उसको बोल रहे हो आप रिफ्लेक्स। ओके 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 सर। डन। हो गया सभी का? हाँ जी बोलो ना। आपके यहाँ सराउंडिंग वॉइस भी ज्यादा आ रही है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? आप म्यूट कर रहे हो? अच्छा, आप ही क्या सराउंडिंग की वॉइस भी आ रही है, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम ही है। क्लियर बता, मेरे को समझ नहीं आया। हाँ जी बोलो ना। हेलो सर ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 और क्या? ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया, 180 डिग्री से छोटा होगा, लिखा तो हूँ। ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री। वो एक्स क्या है? ऑब्ट्यूज एक्स एंगल है, मतलब ये जो एंगल सबटेंड बना है, ये जो एंगल बना है ना, उस एंगल का नाम एक्स मैंने दे दिया। यहाँ कोई एंगल रिफ्लेक्स एंगल है ना, हाँ एक्स से ग्रेटर होगा 90 डिग्री के, 90 डिग्री से एक्स की वैल्यू ग्रेटर होगा, इसको मैंने थीटा नाम दिया था। थीटा से क्या 180 डिग्री से ग्रेटर है या 360 डिग्री से कम होता है। देखो ये इनइक्वालिटी का साइन होता है, जिसके साइड ये जो होता है ना, जिसका साइन जो बंद होता है, ये जो बंद वाला होता है, इसकी इधर क्या होता है, छोटा होता है। जो ये ओपन वाला रहता है, इसको क्या कहते हो, बड़ा साइड। यानी जिस साइड ओपन होगा उस साइड की वैल्यू बड़ी होगी, और जिस साइड क्लोज वाला होगा उस साइड की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। इसीलिए वहां पे क्या है की वैल्यू ज्यादा रहती है क्या? हम्म, लेफ्ट साइड की वैल्यू ज्यादा रहती है? लेफ्ट राइट क्या बोल रहे हो आप, मैं तो समझ नहीं। आप इतना बस समझो ना, किसकी इसकी बात करो तो देखो क्या नहीं, मैं मैं बोल रहा हूँ कि समझो 90 डिग्री एंगल है, ठीक है?
तो 90 डिग्री के लेफ्ट साइड के एंगल्स बड़े होते हैं कि राइट साइड के एंगल्स बड़े होते हैं? हाँ, एंगल्स क्या होता है कि जब हम क्लॉकवाइज में जाते हैं तो क्लॉकवाइज में देखो ऐसे होता है, अगर ये एक्सिस है ना, यहाँ दिखाई दे रहा है ना, हाँ, अगर यहाँ से ऐसे जाते हैं तो ये क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज में होता है। जब क्लॉकवाइज में होता है तो एंगल क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी 0, -90, -180 डिग्री, -270 डिग्री और -360 डिग्री। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब इधर से जा रहा है एंगल क्या होता है, कम होता जा रहा है ना। अब एंगल इधर से आ जाओ, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, फिर कितना 270 डिग्री, फिर 360 डिग्री। तो 90 डिग्री के लेफ्ट में आ रहा है वो इंक्रीज होते जा रहा है, लेकिन फिर से ये क्या इसके राइट साइड में जा रहा है तो इंक्रीज होते जा रहा है। तो आपको ये ऐसे देखना है, लेफ्ट राइट नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि आप जब एंगल बनाते हो तो आप जब एंटी क्लॉकवाइज में चलते हो, जब क्लॉकवाइज में एंगल जाते हो तो क्या एंगल देखो डिक्रीज होते जा रहा है। -90 बड़ा है कि -180 बड़ा है? आप बोलोगे -90 बड़ा है -180 से। इसी तरह से -270 बड़ा है कि -360 डिग्री बड़ा है? आप बताओगे -360 डिग्री बड़ा है किससे, -270 डिग्री से। तो ये वाला एंगल क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो आप इस यहाँ से देखते जा रहे हो कि एंगल क्या हो रहा है, कम होता है। तो एंटी क्लॉकवाइज में हमारा क्या होता है, एंगल नेगेटिव हो जाता है, और एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, एंगल पॉजिटिव होता है। तो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270, 360 डिग्री ऐसे आ रहा हो तो आप क्या आ रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, लेफ्ट राइट याद करोगे तो सम टाइम करके आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो आपके लिए ही प्रॉब्लम होगी कि लेफ्ट में बड़ा था तो कहीं लेफ्ट में छोटा आ गया। तो आपके लिए लेफ्ट राइट नहीं, इस चीज को याद रखो, आपको समझ में आ जाएगा कि एंगल कब बड़ा होता है कब छोटा होता है। ओके सर। और बाकी ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बताया कि कहाँ पे एंगल 180 डिग्री बनेगा, कहाँ 270 बनेगा, किस किस चीज के बीच में क्या एंगल बनेगा, वो सारी चीजें हमने ट्रिग्नोमेट्री में देखा है। हाँ, किसी का और कोई डाउट है क्या? सर थर्ड वाला एक्सप्लेन करो ना, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल में क्या 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच। आपका वॉइस जा रहा है। हाँ सर, वॉइस क्या रहा है? हेलो, अभी बरोबर है। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 डिग्री से ग्रेटर होता है और 360 डिग्री से कम होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है 180 डिग्री से ग्रेटर एंगल एंड 360 डिग्री से छोटा होता है। अब इस एंगल के मेजरमेंट की बात करो, एंगल अप्रॉक्सीमेट कितना होगा ये बताओ आप लोग, अप्रॉक्सीमेट कितना होगा? 300 या 330 डिग्री के अप्रॉक्सीमेट है क्या ये? 345 डिग्री के अप्रॉक्सीमेट है कि नहीं एंगल? चलो अप्रॉक्सीमेशन नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, उतना मत देखो। आप इतना बात देखो कि इसकी जो वैल्यू है ना, रिफ्लेक्स एंगल उसको बोलेंगे जब 180 डिग्री से ग्रेटर हो, 360 डिग्री से एंगल कम हो तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 315 डिग्री एंड 215 डिग्री एंड 115 डिग्री। अब बताओ इसमें से कौन कौन रिफ्लेक्स एंगल है, आप बताओ। 215 एंड 315। राइट है, तो ये क्या हो गए, दोनों रिफ्लेक्स एंगल हो गए। ये वाला एंगल क्या हो गया आपका, ऑब्ट्यूज एंगल हो। ये क्या हो गया आपका, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। ये वाला जो हो गया ऑब्ट्यूज एंगल हो गया 115 डिग्री, और ये वाला जो है 215 डिग्री और 315 कितना हो गया, रिफ्लेक्स एंगल हो गया। तो वही मैं बोल रहा हूँ, 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच वाला एंगल क्या होता है आपका, रिफ्लेक्स एंगल होता है, जो कि 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है। क्लियर? यस सर। किसी का और डाउट है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जब दो एंगल का सम, when sum of two angles is 90 degree,
दैट में हमने मान लिया एक एंगल एक्स है, एक एंगल क्या है वाई है, उन दोनों का सम अगर 90 डिग्री होगा तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ऐसे देख लो, ये मान लो कि आपका क्या ए है, ये बी है, ये क्या वो पॉइंट है, यहाँ से मैंने कोई एंगल बना दिया, ये सी है, ये एंगल मान लिया मैंने एक्स डिग्री है, ये एंगल मान लिया क्या वाई डिग्री है। इन दोनों का सम करेंगे तो क्या 90 डिग्री के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। इन दोनों का अगर सम करेंगे 90 डिग्री, तो ये क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये है कि जब टू एंगल का सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तो उसे हम लोग कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फॉर एग्जाम्पल 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री, 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री, 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 90 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, 90 हाँ मतलब कुछ सब 90 आएगा। अब 90 डिग्री कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं होता है, ध्यान देना। 90 एंगल क्या होता है, राइट एंगल होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। चलो अब हमने दे दिया 20 डिग्री अब प्लस 50 डिग्री, बस इतना ही दो। एक और ले लो भाई, एक ले लो आप 20 थोड़ी होगा कॉम्प्लीमेंट्री। 79 डिग्री प्लस 9 डिग्री। अब बताओ ये क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा? यस यस सर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये कॉम्प्लीमेंट्री ये भी ये वाला, कॉम्प्लीमेंट्री। ये नहीं है, ये वाला ये नॉट नहीं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये भी नॉट। नहीं। नॉट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। समझ में आया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? दो एंगल का सम जब हमारा 90 डिग्री होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ में आ गया, सप्लीमेंट्री एंगल देखो। 180 डिग्री सम। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, when sum of two angle is 180 degree, that means एंगल एक्स ले लिया कि एंगल वाई फिर से ले लिया और उनका सम अब 180 डिग्री आ रहा है, तो उसे आप लोग क्या कहोगे, सप्लीमेंट्री एंगल। ए ले लो, ओ ले लो, बी ले लो, सी ले लो, एक्स ले लो, ये वाई ले लो। तो देखो क्या हो गया, अब इन दोनों एंगल का सम करेंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं होगा? इसी एक लाइन पर दो एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हमारा क्या हो गया, ये 180 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लो तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री, 150 डिग्री प्लस 20 डिग्री। बता दो, तीन ही बता दो। फर्स्ट वाला क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है, यस सर। सप्लीमेंट्री एंगल। सेकंड वाला, सप्लीमेंट्री एंगल। थर्ड वन, नॉट नॉट सप्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि इनका सम क्या है, 180 डिग्री नहीं है। तो कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल भी समझ में आ गया। यस सर। नोट कर लो। सो नेक्स्ट वीक आएगी। हाँ जी बोलो ना। क्या करना है सर? हेलो, हाँ क्या बोल रहे हो, बोलना।
ओके ऊपर तो बिल्कुल ऐसा ठीक है एनीथिंग इज देयर मैं बताऊंगा ओके ठीक है नहीं मैं वो थोड़ा फिनिश करके मैं तुमको भेज रहा हूँ उसका प्रिंट हाँ ठीक है मैं वही थोड़ा मैक्स देख के बैठा मैक्स कैलकुलेशन देख के बैठा था ठीक है ठीक है आप म्यूट कर हाँ सकते हो ठीक है आप। सर ओके सॉरी चलो ऑनलाइन क्लास से कितने अच्छा है ना, थोड़ा टाइम मिले तो कहीं भी क्लास स्टार्ट कर सकते हो आप, घर पे हो या बाहर हो या जॉब पे हो। हाँ रिलैक्स तो है ही। कोई काम आ गया तो आप रिलीव क्या लीव कर लो, लीव पे जाओ काम कर लो। सर रिकॉर्डिंग भी देख एग्जाम्स में सकते कैसे क्वेश्चन आएंगे? एग्जाम्स रिकॉर्डिंग भी में देख कैसे सकते क्वेश्चन हैं। आएंगे? 1 बाय 1 बोलोगे तो मैं समझेगा दोनों। एक लोगों का एग्जाम का क्वेश्चन कैसे रहेंगे, एग्जाम के क्वेश्चन पे हम लोग अभी आएंगे, बट ये वर्ड जो है ना, जैसे कम्प्लीमेंट्री एंगल बोल दिया कि दिस इज जैसे एक्स एंड वाई आर कम्प्लीमेंट्री एंगल, इफ वन एंगल इज 20 डिग्री देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई। अब बताओ कम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब समझ रहे हो ना, दोनों एंगल के अगर एक्स एंड 70 वाई को बोल दिया कम्प्लीमेंट्री एंगल है, एक एंगल 20 डिग्री दे दिया तो अदर एंगल कैसे फाइंड आउट करोगे? तो आपको पता होना चाहिए कि कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। इन 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि वाई की वैल्यू कितना 70 डिग्री। तब आप बता पाओगे ना अदर एंगल कैसे हो। ये चीजें फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें ये तो पता चल जाए कि हाँ, एक्चुअल में एंगल होता है क्या है। नोट हो गया आप लोगों को? नोट हो गया? Yes, sir. चलो हाँ सर पब्लिश करूंगा देखो डेट वर्टिकली अपोजिट एंगल, सिक्स 6/1 2021 वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब क्या होता है कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो उनके जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे ना, जो उनके अपोजिट एंगल होंगे वो क्या होंगे आपके इक्वल होंगे। तो आपको क्वेश्चन में ऐसे नहीं बोलेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, वो ऐसे दे देगा, फिगर दे देगा, उसमें से एक एंगल दे देगा और बोल देगा अनदर एंगल फाइंड आउट। कैसे फाइंड आउट करोगे वो आपको सोचना है। तो देखो क्या हुआ, जैसे ऐसे दे दिया, ये मान लो ए है, बी है, ये क्या सी है, ये क्या डी है, ठीक है ना। तो इनके जो वर्टिकली अपोजिट यानी कि इसके अपोजिट कौन सा होगा एंगल, ये होगा कि अगर ये एक्स है तो ये भी कितना होगा एक्स होगा। इसके अपोजिट क्या है वाई है तो ये भी क्या होगा वाई डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि इसके अपोजिट एंगल है, इसके अपोजिट एंगल है। तो वर्टिकली अपोजिट का मतलब ये होता है कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को तो उनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उनके अपोजिट एंगल से क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये वर्टिकली अपोजिट का एक कंडीशन लगा है कि कहीं दो लाइन इंटरसेक्ट की है, ये एंगल दे दिया, वाई एंगल आपको फाइंड आउट करने की बोल रहा है, या एक्स एंगल दे दिया आपको एक्स। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। म्यूट हो गया सर आपका। हेलो सर आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। तो मैसेज आ रहा था, मुझे लगता म्यूट हो गया था। मैं क्या बोल रहा हूँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब फिगर दे देगा, फिगर से आपको डिसाइड होना होगा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल का क्या होती है, कंडीशन होती है। जैसे एक्स एंगल, ये एंगल दे दिया आपसे, ए एंगल पूछ दिया, आप डायरेक्ट क्या करोगे, ये 20 डिग्री है तो ये भी क्या बोलोगे 20 डिग्री है। अगर आपने ये एंगल दे दिया, ए एंगल पूछता है तो भी क्या बोलोगे आप कि ए एंगल एक्स डिग्री है तो ए एंगल आप क्या कर सकते हो आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है ना। अगर ये एंगल गिवन है तो ये एंगल क्या होगा, इसका अपोजिट होगा। अब किसी को देखना है कि सर ये ऐसा होता है क्या, ये इसके इक्वल होता है क्या, तो कहो तो मैं दिखा दूं आपको, प्रूव करना है। यस सर
समझ रहे हो आप लोग? प्रूफ करना है बताओ। प्रूफ करके बताओ एक बार। चलो ठीक है, अब मैंने मान लिया यहाँ पे पॉइंट क्या O है, ठीक है ना। देखो अगर ए एंगल x है तो ए एंगल पहले निकालना, तभी तो एंगल निकालेंगे ना। हमने y इज इक्वल टू, अगर ये पॉइंट O x है, ये y, हम जानते हैं क्या x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया? 180। Yes, ma'am. 180 डिग्री। एंगल y कितना हो गया? 180 डिग्री माइनस कितना हो गया? x हो गया क्या? यानी ये वाला एंगल कितना हो गया? y हो गया ना। y कितना? 180 डिग्री माइनस x हो गया, यस सर। राइट है। अब ये एंगल हो गया, तो अब इस लाइन की एड CD लाइन के लिए बात करें, CD लाइन के लिए ये एंगल और ये एंगल, इसको मान लो आप थीटा, इसको निकालना है ना आपको थीटा। y प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? y प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। और y एंगल कितना है? 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। देखो 180 डिग्री से 180 डिग्री कैंसिल हो गया, माइनस एक्स को उधर लग जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यानी क्या हो गया? ये एंगल x के इक्वल हो गया। यानी इन द सेंस ऐसे करना चाहते हो, अगर x इज इक्वल टू 20 डिग्री दिया हुआ है, मैं कहता हूँ थीटा भी कितना आएगा? 20 डिग्री आएगा। यहाँ से देख लो 20 प्लस y इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। y इज इक्वल टू कितना हो गया? 180 माइनस 20, तो y की वैल्यू कितना होगा? 160 डिग्री। म्यूट योरसेल्फ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? y प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो y की वैल्यू कितना है? 160 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। तो थीटा कितना आ गया? 180 डिग्री या माइनस 160 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितना आ गया? 20 डिग्री। तो आगे क्या ये दोनों एंगल इक्वल हो गए क्या? यस। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए क्या? तो इसके अपोजिट जो एंगल होते हैं, जिन्हें इनटू वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं ना, दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल आपके क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मैं वही बोला कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल। अच्छा, इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन जो होती है एक दूसरे के इंटरसेक्ट करेंगी। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है वो देख लो। ये तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए मैंने बताया पैरेलल दिया लाइन होती है ना, नॉन इंटरसेक्टिंग। राइट, वेरी गुड। क्या होती है? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? पैरेलल लाइन होती है जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। दो पैरेलल लाइन होती हैं जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो इनमें वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात आती है। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस ऑलवेज सेम होता है। ये डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है? सेम होता है। दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस जो होता है ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होता है? सेम। समझ में आया वर्टिकली अपोजिट एंगल? यस। But it's not easy to, but इसको नोट करो तो आगे चलते हैं हम लोग। easy to get into any division or department. For example, भाई सर कौन है? बैकग्राउंड म्यूट में तो से करो। आवाज आ रहा है, सब म्यूट करने के लिए बोल वही बैकग्राउंड तो- से आवाज आ रहा है कब से। maybe ये इतना तो हमें खुद समझना चाहिए कि हम क्या so कर if रहे it's हैं। not your bid, then I won't put much of effort. महेश, महेश आपको आवाज आ रही है क्या हम लोगों की भी? ओके Yeah, yeah. महेश, अगर उनको यार कोई बोलेगा महेश को, जो होस्ट कौन है? मैम आप महेश को म्यूट कर सकती हैं क्या? इतना तो हमें भी देखना चाहिए कि हमारे बैकग्राउंड में हमें काम करना कुछ है तो हमें म्यूट कर लेना चाहिए। अपनी जो काम करना हम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। हम ऑनलाइन में फायदा हो रहा है तो इसका मतलब इतना भी फायदा मत ले लो आपकी। So how? Then that's logical. That's logical. महेश आपको वॉइस आ रही है तो आप म्यूट करो ना।
क्या सर भूल गए हो कि मैसेज मैंने अनम्यूट कर? मैसेज लिख दो। मैसेज लिखने से क्या होगा? वो जब जो आवाज अगर हम आप मेरी आवाज नहीं सुनना चाहते हो, सुन रहे हो, तो आप मैसेज कहाँ से रीड करोगे? पॉसिबल ही नहीं है। आप लोग अगर मेरे को कुछ क्वेश्चन पूछते हो, मैं अगर क्वेश्चन का रिप्लाई ना करूं तो मैसेज कहाँ से रीड करूंगा? तो मैसेज तो हम कहीं पे रहते हैं सभी। Remember? Oral integration. Yes. Yeah. मुझे लगता है मैम ने भी केवल ऑन करके yeah, छोड़ that दिया, was उनको भी नहीं है। Yeah. कोई अशोक सर को कॉल कर लो ना, वो म्यूट कर देंगे। हाँ स्टूडेंट, कोई एक स्टूडेंट अशोक सर को कॉल कर दो, सर आएंगे तो म्यूट कर देंगे, क्योंकि जो होस्ट रहता है वही म्यूट कर सकता है, अदर कोई म्यूट भी नहीं कर सकता। Yeah, understood. Understood. सर मैम को करिए ना मैसेज पे। सर आप ही बोल दीजिए सर। किससे बोलूं? मैं वही बोल रहा हूँ। मैं अगर अभी मैं अपना मोबाइल अगर वो हटाऊंगा ना, तो मुझे पूरा सेटिंग, मुझे स्क्रीन से जाना पड़ेगा, तब सर को कॉल करना पड़ेगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि आप ओके लोग सर, मैं कॉल करती हूँ सर को। हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग कॉल कर सकते हो। हाँ मैम, कोई नोट तो हो गया? नहीं मतलब अपने भी ये सेल्फ हमें भी समझना चाहिए। छोटे बच्चे तो है नहीं, क्लास 9, 10, 11 के। Okay, then I won't put the efforts ahead. मैं 11, 12 को क्लास लेता है, इतनी प्रॉब्लम कभी नहीं आती है। को बच्चे इतना ज्यादा मतलब उनको समझ में नहीं आया म्यूट किया क्या अनम्यूट किया। वो तो बहुत ज्यादा डरते हैं सारी चीजें। सर आपने कौन से एग्जाम क्लियर किए? इजी आ रहा है अशोक सर का। मैं गेट के लिए देखता हूँ अपना, गेट के लिए अभी फिर कैट के लिए देख रहा हूँ। मेनली मेरा गेट पे फोकस रहता है, गेट आईएएस के लिए, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के लिए। यूपीएससी? यूपीएससी नहीं होता, यूपीएससी कंडक्ट कराती है, लेकिन वो यूपीएससी नहीं होते हैं। यूपीएससी कंडक्ट कराती है सर आवाज अटक रहा है आपका सर। मेरा जो आईएएस है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, मैं बोल रहा हूँ मेरा जो एग्जाम है ना, वो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस है, या गेट, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट, एमटेक के लिए होता है। इनके लिए मैं देख रहा हूँ। सर आप कौन से फील्ड से हो? इलेक्ट्रॉनिक्स? इलेक्ट्रिकल से हूँ। इलेक्ट्रिकल हो? इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, ट्रिपल ई। चलो हो गए म्यूट। चलो स्टार्ट करते हैं। नोट हो गया? यस सर। नोट हो? ओके। चलो स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन अब देख लो। क्या है? पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल लाइन। पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन, इनके बीच का रिलेशन देखो। देखो पैरेलल लाइन ये है, ठीक है ना, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो आप नाम दे सकते हो, जो भी दे दो, ए बी सी डी ई एफ, नाम दे दिया मैंने, इनका नाम दे दिया। इनका नाम से कोई लेना देना है नहीं। मुझे लगता है मार्कर थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है क्या? यस सर। ओके, इसको बताने के बाद मैं सही करता हूँ इसको, फिर भी चलेगा, सही रहेगा। तो देखो ए एंगल, मैं ये बताया, ये क्या मान लिया कि एफ है, ठीक है ना। ये दो पैरेलल लाइन हमने मान लिया, ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंगल आपने मान लिया क्या? 1, एंगल क्या 2, एंगल क्या 3, एंगल क्या है 4। सिमिलर इसी तरह से एंगल क्या है 5, एंगल क्या है 6, एंगल क्या है 7, एंगल क्या है, ये एंगल मान लिया। अब इसमें पहला जो आता है, फर्स्ट पार्ट आता है करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल, थोड़ा सा सर बड़ा लिखा करो। अच्छा ओके, सॉरी।
करेस्पॉन्डिंग एंगल। अब क्लियर हो रहा है? करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? तो देखो क्या है, दो लाइन है ना, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? तो देखो जो एंगल यहाँ पे बना हुआ है 1, वही एंगल सेकंड लाइन पे 5 बना हुआ है क्या? Yes. एंगल 1 के करस्पॉन्डिंग एंगल 5 बना हुआ है क्या? अगर मैं एक लाइन ड्रा करूं तो ये लाइन पे देखो कि ये जो एंगल 1 यहाँ पे बना इस लाइन पे AB पे, सेम एंगल CD पे बना हुआ है एंगल 5, तो क्या होगा? एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल 5। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये दोनों इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि ये दोनों क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल। इसी तरह से देखा जाए एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा? 6। एंगल 6 के। वेरी गुड। इसी तरह देखा जाए एंगल 4 देखा जाए तो किसके इक्वल हो जाएगा? 5। 8 के। एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 7 के। समझ में आया करस्पॉन्डिंग एंगल? सेकंड देखो, सेकंड क्या दिया हुआ है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मतलब देखो, इंटीरियर एंगल मतलब क्या समझ रहे हो? पहले इन दोनों लाइन के, एक लाइन ये एक लाइन ये, इन दोनों लाइन के अंदर वाले एंगल। एक्सटीरियर मतलब क्या? इन दोनों लाइन के बाहर वाला एंगल, ये बाहर, यानी बाहर वाला एंगल क्या है? 1 और 2। इस लाइन के बाहर वाला एंगल क्या है? 8 और 7। इंटीरियर एंगल का मतलब क्या हो? AB के अंदर का एंगल कौन सा है? 4 और 3, और CD 4 और 5, यानी इन दोनों लाइन के बीच में 4, 3, 5, 6 है। अल्टरनेट एंगल मतलब कि ये एंगल देखो तो इसके क्या है? अल्टरनेट है। अल्टरनेट मतलब क्या है? अपोजिट साइड में है। देखो ये अगर इस साइड में है तो इसकी अपोजिट साइड में ही है, बट क्या है? सेम लाइन पे नहीं है, डिफरेंट लाइन पे। क्या है? इस एंगल के अपोजिट एंगल है बट सेम साइड पे नहीं है, ये अपोजिट साइड में है बट सेम लाइन पे नहीं है, अपोजिट लाइन पे। एक तो सेम साइड में नहीं है, अपोजिट साइड में है। दूसरी चीज क्या है? सेम लाइन पे नहीं है, अपोजिट लाइन पे है। तो अल्टरनेट, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या होंगे? दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पे एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे? हमारे इक्वल होंगे, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? अल्टरनेट एंगल है। कौन सा अल्टरनेट एंगल है? तो आपके इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। इसीलिए 4 इक्वल टू हो गया तो क्या एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 हो जाएगा क्या? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा क्या? एंगल 3 या एंगल 5 इज इक्वल टू होगा क्या? अगर आपको ऐसे भी देखना है, देखो अगर इस लाइन पे देखें एंगल 4 आपको क्या एक्यूट एंगल दिखाई दे रहा है? नहीं बनती है। एंगल 4 जो है एक्यूट एंगल दिखाई दे रहा है? नहीं बनती। हाँ स्टूडेंट। यस सर। सिमिलर अगर एंगल 6 की बात किया जाए तो एंगल 6 भी एक एक्यूट एंगल दिखाई दे रहा है क्या? एंगल 4 है एंगल 6 जो ना एक्यूट एंगल है, इसलिए दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। और भी कैसे होंगे? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक है, ये देखो एंगल 3 क्या ऑब्ट्यूज एंगल है, एंगल 5 भी यहाँ पे क्या बनना है? ऑब्ट्यूज, यानी 90 डिग्री से ज्यादा एंगल दिखाई दे रहा है। ये दोनों क्या हो गए हमारे? ये दोनों इक्वल होंगे, यानी ऑब्ट्यूज ऑब्ट्यूज इक्वल हो गया, एक्यूट एक्यूट एंगल हो गया बाय द हेल्प ऑफ अल्टरनेट एंगल। समझ में आया? तो नोट करो। फिर एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल देख लेते हैं हम लोग। इसको नोट करो आप लोग। फोर और 7 नहीं होगी क्या? 4 और 7 नहीं, 4 एंड 7 नहीं हो, इक्वल नहीं हो, दोनों इक्वल। यही चीज ध्यान देना है कि आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फिर एक्सटीरियर एंगल आएगा, तो वो दो चीज आएगा, एक इंटीरियर एंगल आएगा, एक्सटीरियर एंगल आएगा, सॉरी इंटीरियर एंगल, सॉरी अल्टरनेट एंगल आएगा एंड करस्पॉन्डिंग एंगल आएगा। तो करस्पॉन्डिंग एंगल में मैंने दिखा दिया करस्पॉन्डिंग एंगल में कैसे इक्वल होगा। फिर क्या आता है? अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल में दो एंगल आते हैं, एक इंटीरियर आता है, एक्सटीरियर आता है। तो इंटीरियर का इंटीरियर के साथ रिलेशन होता है, एक्सटीरियर एंगल का एक्सटीरियर एंगल के साथ रिलेशन होता है। तो ध्यान देना, एक्सटीरियर का एक्सटीरियर, इंटीरियर का इंटीरियर। क्लियर?
जो 4 का 7 के साथ आप दिखा रहे हो, क्या दिखा रहे हो आप? इंटीरियर एंड एक्सटीरियर दोनों का रिलेशन दिखा रहे हो, लेकिन इन दोनों का आपस में रिलेशन नहीं। सर प्रूफ करके दिखाओ ना थोड़ा। कौन सा? ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कि ये दोनों कैसे इक्वल हो रहे हैं? हाँ सर। चलो अच्छा नोट करो, दिखाता हूँ, काफी बड़ा हो जाएगा फिर मैं, और कोई इशू नहीं है। इसके लिए एक कंसेप्ट और जान लो, फिर इक्वल हो जाएंगे आपके। नोट हो गया? हाँ सर। देखो इसको दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं। मैं एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उससे बताता हूँ, इससे बताता हूँ, दोनों से प्रूव हो जाएगा, आपका प्रूव हो जाएगा। तो ये सेम तब एक्सटीरियर के भी ले देख लो, आपको एक्सटीरियर भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या हो गया? अब एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा? 1 के क्रॉस कौन सा एक्सटीरियर एंगल बनना है हमारा? एंगल क्या है? 7। एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल 7 हो जाएगा। एंगल 2 के क्रॉस क्या हो जाएगा? एंगल 2 के क्रॉस एंगल 8। ठीक है ना? अब आपको प्रूव करना है, तो इसके लिए एक चीज और देख लो, यहाँ पे नंबर 3 हो गया ना, ये 3 हो गया, तो 4th वन देख लो कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स। इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लाइन समझ में आ रहा है ना कौन सा है? लाइन से कटता है वही ना? हाँ, ये लाइन जो है सी एफ क्या है आपका? ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है ना? तो अगर ये इक्वल है तो इसमें क्या बोल रहा है कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री होगा। एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री होगा। एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे हैं। ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे हैं, तो ये दोनों क्या होंगे? 180 डिग्री होंगे, ठीक है ना? सेकंड क्या हो जाएगा? एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। यानी इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कितने होते हैं? उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। अब बात आती है कि एंगल 4 एंगल 6 कैसे इक्वल हो रहे हैं, ठीक है ना? तो एंगल 4 और एंगल 5 कैसे इक्वल हो रहे हैं, तो इनको देख लेते हैं हम लोग। तो ऐसा करें कि एंगल 4 और एंगल 5 इज इक्वल टू कितना है? 180 डिग्री है, ठीक है ना? एंगल 4 और एंगल 5 इज इक्वल टू कितना है? 180 डिग्री है। हम लोग जानते हैं कि हमें ये दिखाना है कि ये 5 और 3 इक्वल हो जाए, 4 और किसके हो जाए? इक्वल 6 के इक्वल हो जाए, राइट है? अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री है, इन दोनों का सम 180 डिग्री है, तो आप यहाँ से करस्पॉन्डिंग एंगल पे चले जाओ। अगर ये एंगल 4 है, ये एंगल 4 है, ठीक है ना? देखो एंगल ये 4 है, तो ये एंगल कितना आएगा? एंगल 1 समथिंग कुछ आएगा, एंगल 1 कुछ तो आएगा। अगर एंगल 4 जो है,
अगर निकालेंगे तो 180 में से अगर एंगल 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंगल 1 मिल जाएगा क्या? जिनको प्रूव करना तो वो देखें पहले। हाँ सर। आ रहेगा ना यहाँ पे? ए एंगल और ए एंगल दोनों इक्वल होंगे क्या? हाँ इक्वल हो गए। और ए एंगल और ए एंगल दोनों इक्वल होंगे क्या करस्पॉन्डिंग एंगल से? 1 और 5 ना? हाँ 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 अभी करस्पॉन्डिंग एंगल से मैंने बताया था 1 और 5 इक्वल होंगे। 1 और 3 इक्वल होंगे कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल होंगे क्या? हाँ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। यानी कि आप क्या बोल रहे हो? ऐसा बोल रहे हो ना, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट वर्टिकली से, ऑपोजिट ये क्या एंगल करस्पॉन्डिंग से, कॉरस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग से। तो क्या एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 मिल जाएगा क्या? हाँ समझ में आया? हाँ सर। क्लियर सभी को? नोट कर लो आप लोग। फिर अब देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये था आप लोगों के एंगल्स के बारे में, टाइप्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ चीजें जो भी थी सब कुछ हो गया। हम लोग चलते थोड़ा क्वेश्चन पे, क्वेश्चन समझ लें। यहाँ तक किसी को कहीं पे इश्यू है तो बताओ, किसी स्टूडेंट को कहीं पे प्रॉब्लम लग रही है? पहले तो मुझे लगा मैथमेटिकल प्रूव करूं, फिर मैंने सोचा कि इसे ही प्रूव कर देता हूँ, ज्यादा समझ में आ जाएगा। वर्टिकल अपोजिट वाला भी लिखना है सर? नहीं वो तो मैंने इनको किसी अब क्या नाम था, उनको प्रूव करना था ना, तो मैंने प्रूव करके बता दिया कि ये प्रूव है। तो प्रूव करने का तो आपको लगता है प्रूव करना है तो आप वो नोट कर सकते हो, नहीं प्रूव करना है तो नहीं नोट कर सकते हो। डन सर। डन। क्वेश्चन लिखो, छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोग फटाक फटाक आंसर देना, ठीक है ना? जल्दी जल्दी ऑप्शन दूंगा मैं, ऑप्शन आप लोग बता। चलो ये तो थियरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, an angle which is greater than 180 degree but less than 360 degree is called acute angle, obtuse angle, straight angle, reflex angle। रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि मैंने बता ही रखा है। हाँ सही आ गया वो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन इसको देखो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। वो ओ है ना? बीच में ओ आएगा यहाँ पे ना, वो बना। और पूछा BOD है ना? 50 डिग्री। 50 ही आएगा वो भी, वर्टिकल अपोजिट है ना? 50। ये कितना वर्टिकली अपोजिट एंगल तो यानी 50 डिग्री है, ठीक है ना? यस सर। समझ में आ रहा है? अच्छा ये हाँ, क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, ये कॉपी क्वेश्चन करें? ऐसा लिख दिया हुआ है, कॉपी करना कर सकते हो आप लोग। ऐसा क्वेश्चन दिया था, मैंने छोटा छोटा क्वेश्चन बताया ना, छोटे छोटे क्वेश्चन कराता हूँ। ये क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है, बोलूं क्वेश्चन? यस सर।
द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइन इज, आप लोग सर लिखना क्या लिख बोला सकते हो, सर? क्वेश्चन लिख सकते हो, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between two intersecting lines is ऑप्शन है 1 0 2 and none of these. 1 0 2 and none of these. 0 और किसी का? हाँ सर 0. राइट है। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? 0 होगा। समझ में आई बात? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा इसका? 0 होगा। अगर ये बोला तो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बताओ दो इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच में, तो हम नहीं बता पाते, तो उसका हम Cannot be इनफाइनाइट defined सर. हाँ ऐसा बोलते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर ऑप्शन रहता तो वो हमारा ऑप्शन ज्यादा सही रहता। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला इसलिए हमारा क्या हो गया? ये वाला ऑप्शन हो गया। समझ गया? चलो EOB is a straight line. Angle EOC is equal to 68 degree. Angle BOC is equal to X degree. Find X. ऑप्शन है 96 प्लस 104। यहाँ पे क्या लिखा हाँ? ए लिखा है ना, वो लाइट की वजह से दिख नहीं रहा है। बी है ना वो लास्ट में? AB हाँ। है, AC है। तो 112. 112 112 आ रहा सभी का? यस सर। ये देखो, क्योंकि ये एंगल कितना है? 68 है ना? हाँ। और ये एंगल कितना है? X डिग्री है। हमें पता है कि 68 डिग्री या प्लस X डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। X डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सब कुछ देखो, यहाँ पे कंसेप्ट जिन लोगों को नहीं समझ में आया है उन लोगों को अब प्रॉब्लम होगी, और कैसे उनको लगा होगा कि चलो मैं बाद में देख लूंगा, उनको प्रॉब्लम। ठीक है, ये क्या हो गया? 111 डिग्री। समझ में? क्योंकि ये सारा कुछ का कंसेप्ट पे ही डिफाइंड है कि कंसेप्ट क्या है, उसके ऊपर डिफाइंड का क्वेश्चन है। चलो ये क्वेश्चन और लिखो। द कंप्लीमेंट ऑफ क्या लिखा है? 62 और हाँ कीजिए। अच्छा 62 और 18 28 सर. 28. 28 वेरी गुड। क्योंकि देखो क्या है, कंप्लीमेंट मतलब क्या है? इसका एक कंप्लीमेंट एंगल बताना है। इसका 62 डिग्री दिया हुआ तो उसका कंप्लीमेंट एंगल बनाना है, यानी कि उन जो कंप्लीमेंट एंगल की बात कर रहा है वो एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना हुआ? 90 डिग्री। हमने सपोज कर लिया ऐसा, कोई एंगल x है तो x प्लस 62 डिग्री इज इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। x इज इक्वल टू कितना हो गया? 90 डिग्री माइनस 62 डिग्री, दैट मींस कितना हो गया? 28 डिग्री। चलो ऊपर वाला रफ कर दो। यस सर।
3x माइनस 8 है ना? और वो क्या है? एक्स की वैल्यू बताना है। एक्स प्लस 10 डिग्री है। थोड़ा सा अच्छे से लिखना सर, वो 10 नहीं दिख रहा। लाइट आ रही है क्या यहाँ पे? हाँ लाइट आ रही है इसमें। 28, 32, 36, 40 डिग्री। थर्टी टू 32 आया। B1, बी वाला ऑप्शन। और किसी स्टूडेंट का? सबका आ जाना चाहिए। 32 सर। 32। देखो क्या है कि 32 अब सर। कुछ भी नहीं दिखने। 32 आ गया, मैक्सिमम लोगों को आ गया देखो। क्योंकि इस पॉइंट पे अगर पॉइंट इसको ओ मानते हो, जो भी है पॉइंट अगर ओ लेते हो इसको, आप जानते हो कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा 180 डिग्री बनेगा, यानी इनका पूरे का सम कितना बनेगा? 180 डिग्री बनेगा। तो 3x माइनस 8 प्लस 50 डिग्री प्लस x प्लस 10 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जो 3x प्लस x कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। देखो 8 डिग्री प्लस माइनस 10 तो प्लस का 2 डिग्री या 50 डिग्री होगा, 52 डिग्री हो गया। 180 डिग्री माइनस का 52 डिग्री। 4x इज इक्वल टू कितना आ गया? यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आ गया, यहाँ पे 70 तो 120 आ जाएगा, ठीक है ना। x की वैल्यू कितना आ गया? डिवाइड बाई 4, कैंसिल हो गई। x की वैल्यू कितना आ गई? 32। समझ में आया क्या? यस सर। नोट कर लो। सर वापस एक्सप्लेन करो ना एक बार। देखो क्या किया मैंने कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये पूरा एंगल बनेगा ना, ये जो इतना पूरा एंगल बनेगा वो कितना बनेगा आपका? 180 डिग्री बनेगा। 180। तो इस एंगल का सम प्लस इस एंगल का सम प्लस इस एंगल का, तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। मैंने यही लिखा 3x माइनस 8 डिग्री, पहले जो दिया था 50 डिग्री प्लस x प्लस 10 डिग्री। देखो 3x प्लस x मिलके कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। ये माइनस 8 प्लस 10 मिलके कितना हो जाएगा? प्लस का 2 आएगा, और 50 में 2 ऐड करेंगे कितना होगा? 52 आएगा। तो यहाँ पे प्लस का 52 है, और जब इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा? माइनस का 52 हो जाएगा। तो 4x इज इक्वल टू कितना आ गया? 128। x की वैल्यू कितना आ गई? 32। नोट कर लो आप। डन। डन। यस सर। थोड़ा सा सर हैंडराइटिंग बड़ा लिखना।
ओके, यहाँ तो दिखाई दे ना आप 8 से। हाँ वहां तक दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चन। थर्टी डिग्री 30 डिग्री मे बी करेक्ट हो सकते हैं। 150 डिग्री 150 डिग्री, चलो डिफरेंस आना शुरू हुआ। और किसी का? चलो ये आज की क्लास का पहला आंसर है जो वेरी किया है। 150 डिग्री आपने क्या किया है सोल्यूशन में? क्या हो गया, बोल के आप निकल गए? सर x और प्लस सेकेंड वाला वैल्यू मैंने 1/5 ऑफ x लिया इक्वल टू 180 डिग्री। इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। हाँ आपने क्या किया है? सर 5 और 1 था ना, तो 6 की वैल्यू 180 है, तो 180 डिवाइड बाय 6। क्या 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 फिर से 1/5 है ना, तो मतलब 5 हाँ। + 6 की वैल्यू 180 है, तो 180 डिवाइड बाय 6 किया। अच्छा रेशियो ले लिया आपने। हाँ ओके, इन टोटल एंगल 6 हो गया तो आपने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया 6 से। ओके चलो देखो, एंगल कंप्लीमेंट या सप्लीमेंट का एंगल का मतलब आप समझते हो। अगर एक एंगल Yes. x है तो उसका, अगर एक एंगल x है तो उसका सप्लीमेंट की बात करें तो कितना होगा? उसका सप्लीमेंट कितना होगा? 180 माइनस x होगा। Yes. ये जो सप्लीमेंट है ना, ये 1/5 ऑफ इट्स 1/5 ऑफ इट्स किसका? जो भी आपका एंगल था पहले, समझा आपने? फिर से बताता हूँ, देखो कोई भी एंगल इसका सप्लीमेंट, इट्स सेल्फ सप्लीमेंट है, ठीक है ना, उसका सप्लीमेंट है। तो अगर सपोज कर एक एंगल x सपोज कर लिया तो उसका सप्लीमेंट एंगल कितना होगा? 180 माइनस x होगा। हाँ सर। तो 180 माइनस x होगा। अब वो बोल रहा है कि जो ये 180 माइनस x है ना, वह क्या है? 1/5 है, 1/5 है। अगर इसका 1/5 ले तो इस वाला जो कम्प्लीमेंट है, जो ओरिजिनल एंगल है ना, उसके इक्वल है। यही तो बोला ना आपने, माना कि एक एंगल x है और एंगल इक्वल किसके है? तो 1/5 ऑफ द इट्स कम्प्लीमेंट, यानी 1/5 ऑफ जो इसका कम्प्लीमेंट होगा उसके इक्वल है। जो एंगल x माना है आपने, वो एंगल किसके इक्वल है? कि 1/5 ऑफ द सप्लीमेंट के। सर तो सप्लीमेंट, हाँ जी डायग्राम निकल के समझो ना। देखो आपने एक एंगल अगर x मान लिया, इसका सप्लीमेंट कितना होगा? 180 माइनस x होगा। Yes सर। हाँ सर। ये बोला है कि जो ये वाला एंगल है ना, ये वाला जो एंगल है वो 1/5 ऑफ द इट्स सप्लीमेंट के। तो इस एंगल का सप्लीमेंट क्या है? यही एंगल है ना। हाँ तो ये वाला एंगल जो है 1/5 ऑफ द सप्लीमेंट, तो यानी वाले x जो है 1/5 ऑफ द ऑफ सप्लीमेंट। सप्लीमेंट कितना है? 180 डिग्री माइनस x। यही तो होगा ना, x इज इक्वल टू कितना हो गया? आपका मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 180 डिग्री माइनस x आपका कितना हो गया?
समझा क्या? समझा ये इक्वेशन कैसे बना? हाँ सर, हाँ सर। हाँ तो ये कितना हो जाएगा 5x इज इक्वल टू कितना को 180 डिग्री और माइनस x, इसको इधर लेके आ जाओगे 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x की वैल्यू कितना आ गई 30 डिग्री। ठीक है, सर वो रेशियो X की value मेथड कितनी? मतलब हमेशा राइट आएगा या ये तुक्का लग गया था? नहीं तुक्का नहीं, वो राइट है क्योंकि आपका टोटल एंगल आ गया 6 डिग्री। अब 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री और 5 हमेशा यूनिट की applicable है वैल्यू आ ना जाएगी वो? 150 डिग्री। ऑल टाइम राइट, क्योंकि हाँ ऑल टाइम है, क्योंकि देखो 1 + 5 आपने 6 कर लिया, 6 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 6 से 30 डिग्री आ गया। ठीक है, अब 30 डिग्री 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, ये किया ना आपने, 6 इज हाँ इक्वल सर, टू कितना 180 डिग्री, 180 तो 1 यूनिट की 1 वैल्यू यूनिट कितना आ गई 30 डिग्री। तो यही तो पूछा है पहली वाली x यूनिट का। मतलब 1 अब यूनिट 5 पे यूनिट की, हाँ अब 5 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी 30 into 5 5 इंटू 30, तो 150 डिग्री, दोनों को ऐड करोगे तो सीख जाएगा। तो सेम है, बट वो रेशियो वही बात है कि सम टाइम अगर रेशियो न दिया रहे तो फिर क्या करोगे, जैसे क्वेश्चन देता हूं मैं अभी, तो रेशियो नहीं दिया रहेगा तो क्या करोगे, इसलिए मैंने कंसेप्ट बताया, रेशियो पे नहीं गया। नोट कर लो अपना। चलो सप्लीमेंट्री के एंगल का ही देता हूँ क्वेश्चन, तो क्लियर ज्यादा होगा। नोट कर लो आप लोग। डन। सभी समझ में आ रहा है ना? किसी स्टूडेंट को कहीं पे प्रॉब्लम होगी तो बता। इसको देखो आप लोग, सेवेंटी फोर 74, वेरी गुड। और किसी का? ये किसका है 74, जिनका 150 था, या किसका है? या 30 डिग्री? ये पूजा। 150 था, हाँ पूजा। अच्छा अच्छा 150, ओके। चलो तो कॉन्सेप्ट आया, यानी कि आपका क्लियर हो गया। और किसी का?
चलो देखें फिर, स्टूडेंट देखें। यस सर। चलो देखो क्या देखते हैं, ये फिर से फिगर बनाना, फिगर ज्यादा आप लोगों को समझ में आता है तो ज्यादा सही से देखो। अगर हमने मान लिया कि जो मेजर करना एंगल एक्स है, तो उसका सप्लीमेंट कितना होगा, 180 माइनस एक्स होगा, राइट है ना। अब ये बोल रहा है कि इसका जो सप्लीमेंट होगा, जो इसका सप्लीमेंट होगा, इस एंगल का जो सप्लीमेंट होगा, वह सप्लीमेंट वाले एंगल से ना ये 32 डिग्री ये वाला एंगल कम है, या ऐसा बोल सकते हो कि इसका जो सप्लीमेंट एंगल है ना वो 32 डिग्री एंगल ज्यादा है, यानी ए वाला एंगल इससे कितना ज्यादा है, 32 डिग्री ज्यादा है, राइट है। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो एक्स वाला एंगल है 180 माइनस एक्स डिग्री के एंगल से 32 डिग्री कम है, राइट है ना। यही तो बोला ना क्वेश्चन। यस सर। तो अगर ये बताओ ये एंगल ज्यादा है, ये एंगल कम है, अब कितना कम है, 32 डिग्री। तो अगर ये ज्यादा है ये कम है, तो ये ज्यादा में से अगर एक ग्रेटर एंगल में से स्मॉलेस्ट एंगल सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमें ये पता चल जाएगा कितना ग्रेटर एंगल है। समझ में आया। हाँ सर। अगर 180 डिग्री में से अगर एक्स को ये 180 डिग्री माइनस एक्स को अगर एक्स हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें एंगल, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना ज्यादा है, या एक्स वाला कितना कम है, वो कितना 32 डिग्री, वो कितना कम है 32 डिग्री। हमारा फाइनली क्या आ गया, 180 डिग्री माइनस एक्स इज इक्वल टू 32 डिग्री। ये इधर लेके आ जाओ, 180 डिग्री माइनस 32, ये एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x। एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो गया, ये हो गया 70 में से 4 हो गया, डिवाइड बाई 2, कितना गया एक्स की वैल्यू, समझ में आया क्या। यस सर। नोट कर लो। डन सर।
57. 57, वेरी गुड। और किसी का? ये तो अब आना चाहिए आंसर थोड़ा। हाँ 57. 57, वेरी गुड। बॉयज कहाँ गए आज? बॉयज को पता नहीं चल रहा है। कुछ आंसर आप लोग भी दो भाई। है 57. 57, वेरी गुड। सुनीता, सुनीता कितना? चलो देखते हैं फिर, ठीक है। क्या दिया हुआ है? एन एंगल इज 24 डिग्री मोर देन इट्स कंप्लीमेंट, ठीक है ना। मोर देन इट्स कंप्लीमेंट, देन मेजर ऑफ द एंगल इज। तो मान लो कि अगर ये एक एंगल है, ठीक है ना, एक एंगल एक्स है, एंगल कितना होगा? 90 माइनस एक्स होगा क्या? हाँ सर. एंगल एक्स है तो 90 माइनस एक्स हुआ। ये बोला ये एंगल ज्यादा है, ये एंगल कम है। ये एंगल ज्यादा है, ये वाला एंगल कम है। अब कितना ज्यादा है? 24 डिग्री। अगर इस एंगल में से ये वाला एंगल सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग तो पता चल जाएगा कितना एंगल ज्यादा है। बस वही करना है। x माइनस 90 माइनस एक्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना ज्यादा है पता चल जाएगा। कितना वो? 24 डिग्री। तो क्या होगा? x माइनस 90 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 24 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया? 90 डिग्री प्लस 24 डिग्री। x इज इक्वल टू कितना हो गया? 114 डिवाइड बाई 2। कितना हो गया x की वैल्यू? 57 डिग्री। कितना हो गया x की वैल्यू? 57 डिग्री। सर एक बार फिर से समझाओ ना। देखो हमने ये एंगल अगर x ले लिया है तो एंगल 90 माइनस एक्स होगा पक्का। और फिर इसमें बोला हाँ कि सर। एंगल कोई है जो क्या कर रहा है, इसके कॉम्प्लीमेंट से ज्यादा है, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना है? 90 माइनस एक्स, यानी ये वाला एंगल क्या है? इससे ज्यादा है। तो अगर इस एंगल में से हमने इसको एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना ज्यादा है यानी कितना ग्रेटर है वो हमें आइडिया ओके मिल ओके, जाएगा। समझा। हमने क्या किया? x माइनस जितना सब्ट्रैक्ट किया तो कितना ग्रेटर है उसने दे रखा 24, तो हमने इक्वेट कर दिया। हो गया सर। डन। यस सर।
45 है क्या सर? 45 आंसर। 45 45 90 वेरी गुड। 90 वेरी गुड। और किसी का? देखो ये आंसर पड़ा गया है 90 90 90 आ रहा है। देखो पहले इतना समझ लीजिए, जब कॉम्प्लीमेंट की बात बोल रहा है ना, एंगल 90 कभी नहीं होता है क्योंकि वो राइट एंगल आता है। तो 90 डिग्री वाले तो पहले वही समझ लें, 90 डिग्री इसलिए नहीं होगा क्योंकि कॉम्प्लीमेंट एंगल कभी भी 90 डिग्री नहीं होता। वो दो एंगल का सम होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, तो कोई एक एंगल कुछ तो होगा, मान लो 1 डिग्री ही तो होगा, 0 डिग्री तो हो नहीं सकता। अगर 0 डिग्री होगा तो राइट एंगल हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री है तो कुछ ना कुछ तो एंगल होगा। हमने सपोज किया 1 डिग्री है, 1 डिग्री होगा तभी तो 89 डिग्री होगा ना, फिर सेकंड वाला कॉम्प्लीमेंट उसका। तो ये चीज ध्यान देना हमें। पर सर बोला है एंगल इज इट्स ओन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हाँ, अपना खुद का कॉम्प्लीमेंट है वो, बस। जैसे अभी तक क्या बोलता था कि दो एंगल रहेगा तो 90 डिग्री ना। हाँ, दो एंगल का सम रहता है तो आपका कॉम्प्लीमेंट रहता है 90 डिग्री। देखो जैसे 180 डिग्री में क्या बोला था कि एंगल इज इट्स 1/5 ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, सप्लीमेंट बोला था। तो जो भी वो एंगल है उसका जो भी सप्लीमेंट है उसका 1/5 के बराबर है। इसने क्या बोल दिया यहाँ पे कि ये जो कॉम्प्लीमेंट एंगल है ना, जो एंगल है वो अपने खुद के कॉम्प्लीमेंट के बराबर है, बस। यानी एंगल जो मैंने आएगा वो नहीं समझा, उसका जो, मतलब हाँ वही वो समझा रहा हूँ। देखो क्या मैंने बोला है। समझा नहीं था कि इक्वल है। हाँ यही अभी देखो आप समझ में आ गया ना, इक्वल है। अब आंसर भी मिल गया आपको। तो ये हाँ equal इक्वल है, वो फिर तो देखो, 45 आएगा। हाँ ए के अगर एक्स है तो ये बोल रहा है कि इसका ओन कॉम्प्लीमेंट है। ये एंगल जो है ना अपना कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 90 माइनस एक्स होगा। और ये एंगल क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट ओन कॉम्प्लीमेंट है। ये एंगल जो है ये होगा क्या, कितना एंगल है, ओन कॉम्प्लीमेंट, यानी इसका जितना कॉम्प्लीमेंट एंगल आएगा वही ये एंगल है। यानी ये एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट एंगल के इक्वल है। तो यही बोल रहा है कि एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 90 माइनस एक्स। तो एक्स इज आएगा था 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, एक्स इज इक्वल टू कितना, 45। यानी यही बोल रहा है कि जो मेजर करना एंगल ना वो अपना कॉम्प्लीमेंट है, उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालो और उसको इक्वेट कर दो, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट एंगल ही वो एंगल है जो मेजर करना है, वही हमने इक्वल कर। सेम समझ ऐसे में आया क्या? सप्लीमेंट के लिए आएगा तो आंसर 90 आएगा ना। हाँ सेम ऐसा सप्लीमेंट के लिए आएगा तो आंसर 90 आएगा ना। हाँ, अगर सेम सप्लीमेंट के लिए आता है तो 90 आ जाएगा। तो कभी भी ओन की बात करता है अपना खुद की एंगल, क्योंकि यहाँ पे 1/5 तो 2 टाइम्स 3 टाइम्स ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, बस सेम ना ग्रेटर ना लेस है बोल दिया, वो उसी की इक्वल है। समझ में आया? यस सर। तो ओके स्टूडेंट, नोट कर लो। नोट कर लिया आपको ने? नोट तो कर लिया होगा कितना बड़ा है। हाँ सर। नोट हो गया ना सभी का? तो ठीक है हाँ। स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सर्कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ये बेसिक चीजें छोटा बहुत जो भी छूटा था, मान लो कभी आ गया आपके एग्जाम में आ गया। कभी का मतलब ये है कि ये एग्जाम में सबसे बेटर क्या होगा, जब ट्रायंगल में क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो कहीं वर्टिकली अपोजिट एंगल ले लेते हो, कहीं सप्लीमेंट्री एंगल ले लेते हो, कहीं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ले वो लेते हो। मिक्स वाले तो डायग्राम रहते हैं उसमें ना। हाँ, करस्पॉन्डिंग एंगल ले लिया आपने, तो वहां पे कभी कभी दो पैरेलल लाइन चलेगी, सर्कल में ही दो पैरेलल लाइन जा रही हैं, ठीक है ना, दो कॉर्ड है दोनों पैरेलल है, तो वहां पे सप्लीमेंटरी एंगल या करस्पॉन्डिंग मिलता है या अल्टरनेट एंगल का यूज होता है। इसलिए मैं सारी चीजें आप लोगों को बता दिया। कहीं पे सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात आ रही है तो वहां पे आप लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हो, कोई वर्क आता है, कहीं नाम आता है। अब बुधन खास अगर किस्मत अच्छी है तो इससे का क्वेश्चन खुद से डायरेक्ट आ सकता है कि अगर जैसे इतना क्वेश्चन कराया हो ना, इतने क्वेश्चन में इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ भी सकता है, जैसे CHSL के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में आ भी सकता है। CGL के एग्जाम में थोड़ा कम चांस है, वो भी मेंस में चांसेज है, मेंस में आ सकता है क्योंकि मेंस में क्वेश्चन ज्यादा होते हैं ना, मेंस में एडवांस के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, इसलिए वहां पे चांसेस हो जाता है मेंस में जाके। प्री में चांसेस थोड़ा कम है, बट रेलवे में चांसेज है, CHSL में चांसेज है, MTS में चांसेज है, तो उसमें चांसेस डायरेक्ट इससे भी क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आपको छोड़ के आने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखा आपने काफी छोटा छोटा क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन टफ नहीं थे। ओके यस सर। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू, Bye, sir. बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू, बाय।